अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो आज जो है हम केमिस्ट्री का जो सेक्शन है उसे वाइंड अप करने वाले हैं और फिर हम शुरू करेंगे बायोलॉजी का सेक्शन। ठीक है, तो कुछ लास्ट टॉपिक्स बचे हैं केमिस्ट्री सेक्शन के। ठीक है, उन्हें देखते हैं और उसके बाद हम बायो का सेक्शन शुरू करेंगे अगले लेक्चर से। ठीक है, तो एक टॉपिक आ जाता है कि चेंजेस इन द स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर की जो स्टेट्स होती हैं वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होती है। ठीक है, कोई भी सॉलिड है उसे लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में। इसी तरह किसी भी गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं या किसी गैस को डायरेक्ट सॉलिड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह सॉलिड्स भी डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट हो सकते हैं विदाउट लिक्विड फेस में आने के। ठीक है, तो अच्छा, मेल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है, ये भी चेंज ऑफ स्टेट है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसी लिक्विड में। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस जो है मेल्ट होती है और वाटर बनता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग। अच्छा, एवापोरेशन क्या होता है? एवापोरेशन होता है लिक्विड से गैस में क्या होना, तब्दील होना। ठीक है, कोई चीज है, कोई लिक्विड है, ठीक है, उसके जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो उनके पास एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और फिर वो अपने लिक्विड स्टेट को छोड़ के वो गैसियस फॉर्म में तब्दील हो जाएंगे। ठीक है, तो इस अमल को कहते हैं एवापोरेशन। ठीक है, एवापोरेशन तभी बढ़ेगी जब सरफेस एरिया बढ़ेगा। ये भी आपको पता होगा कि अगर मैं एक कपड़े को निचोड़ कर रख दूं, गीले कपड़े को, तो वो जल्दी नहीं सूखेगा, उसमें एवापोरेशन नहीं होगी। लेकिन एक कपड़े को मैंने फैलाकर सुखाया है तो वो जल्दी, उसका पानी एवापोरेट हो जाएगा, पानी जल्दी सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, चलो ये तो थी मेल्टिंग और एवापोरेशन। एक होता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग होता है मेल्टिंग का उल्टा। मेल्टिंग में क्या होता है, आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो रही थी, फ्रीजिंग में क्या होगा, वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इन दो एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ठीक है, एवापोरेशन क्या था, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना, है ना। इसी तरह कंडेंसेशन क्या होगा, उल्टा होगा इसका। कंडेंसेशन में क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स कंडेंस हो जाएंगे और लिक्विड फॉर्म में तब्दील हो जाएंगे। ठीक है, ये आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप खाना पक रहा है और ऊपर लिड रख दें तो लिड के ऊपर क्या होगा, जो गैस है वो वापस ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है ना, जो वाटर वेपर्स होते हैं, ये कंडेंसेशन हो जाती है। ठीक है, अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सॉलिड्स होते हैं वो लिक्विड की जगह डायरेक्ट गैस में तब्दील हो जाते हैं, जैसे कि ड्राई आइस। ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई आइस एक ही बात है। अच्छा, इस अमल को कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसा अमल है, एक ऐसी चेंज ऑफ स्टेट है जिसमें एक सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है एक गैस में। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। इसके बाद आपको ये भी देखना है कि काइनेटिक एनर्जी किसमें ज्यादा होती है। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती है लिक्विड्स के मुकाबले में, लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती है गैसेस के मुकाबले में। इसका मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट सबसे ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू लिक्विड्स, और फिर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी किसके मॉलिक्यूल्स में ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें तो कोई मूवमेंट होगी नहीं, ज्यादातर मूवमेंट नहीं होगी, तो वो वाइब्रेशनल मोशन करते हैं। ठीक है, वो लेकिन अपनी प्लेस छोड़ के दूसरी प्लेस पर जा नहीं सकते। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी। इसी से एक और चीज आ जाती है कि जो केमिकल प्रोसेसेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं, मैं हीट के मुकाबले में हीट के बेसिस पे बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो केमिकल प्रोसेसेस दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक होते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, या एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, चेंज इन मैटर की बात करें तो। अच्छा, एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें हमें हीट देनी पड़ती है फिर जाके वो रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसमें हीट इवॉल्व होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन, मतलब हम नहीं देते हीट बल्कि हमें हीट खुद मिलती है। ऐसे रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक कहते हैं। और एंडोथर्मिक वो रिएक्शन जिनमें हम हीट खुद दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा, जो एंडोथर्मिक होंगे उनमें जो हम हीट दे रहे हैं उस हीट की जो वैल्यू होगी वो +H में लिखी जाएगी। लेकिन जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगे उनमें जो हीट इवॉल्व हो रही है तो उसकी वैल्यू माइनस में लिखी जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी। कोई रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं, कोई रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं ना, आपने देखा होगा कुछ रिएक्शंस की स्पीड जो है बहुत स्लो होती है, कुछ तेजी से हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, जो स्लो हो रहे हैं अगर हमें उन्हें फास्ट कराना है तो हम यूज करते हैं कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं या ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को अल्टर कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर हम कैटलिस्ट इसलिए ही यूज करते हैं कि हम स्पीड को फास्ट करा सकें ताकि रिएक्शन जल्दी हो जाए।
खाना देर से बन रहा है, तो हम खाना जल्दी बनाने के लिए क्या करते हैं भाई, ऊपर से लिड रख देते हैं ताकि खाना जल्दी बन जाए, जल्दी बॉयल हो जाए। तो एक ऐसी नॉर्मल एग्जांपल थी, लेकिन कैटालिस्ट कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, हमारी बॉडी में प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स, ठीक है। इसी तरह कुछ और सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं कैटालिस्ट, कुछ आयंस भी हो सकते हैं जिनका यूज किया जाता है किसी रिएक्शन में ताकि वो रिएक्शन थोड़ा जल्दी हो जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि कैटालिस्ट हमेशा रिएक्शन को फास्ट ही कराते हैं, कुछ कैटालिस्ट होते हैं जिन्हें इनहिबिटर्स कहते हैं, वो रिएक्शंस को स्लो डाउन भी करवा सकते हैं अगर कोई रिएक्शन बहुत फास्ट है तो। ठीक है, ये चीजें समझ आ गई। अच्छा, इसके बाद पीरियोडिक टेबल को देखते हैं। पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं ना, ठीक है, उन्हें ग्रुप्स कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उन्हें रोज कहते हैं। सॉरी, जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं उन्हें पीरियड्स कहते हैं, ठीक है। तो वर्टिकल जो ग्रुप्स होते हैं वो 18 होते हैं, और जो पीरियड्स होते हैं वो 7 होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो ग्रुप 1 वाले मेटल्स होते हैं ना, वो होते तो मेटल्स ही हैं, तो उनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है, और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये चाहते हैं हम उसे भी निकाल दें, लॉस कर दें, ठीक है, तो वो जल्दी ही उसे लॉस कर देते हैं क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं कि एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। किसी भी एटम, अगर कोई एटम किसी इलेक्ट्रॉन को किस फोर्स, किस ताकत से खींच रहा है, तो वो उसकी जो एबिलिटी है वो कहलाएगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना पीरियड से, तो उस तरफ, राइट की तरफ जो एलिमेंट्स होंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। जैसे कि ग्रुप 17 के अगर एलिमेंट्स देखें, जिन्हें हेलोजेंस कहा जाता है, हेलोजेंस जो है ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं, और इनका नाम हेलोजेंस इसीलिए रखा गया क्योंकि ये सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है। जैसे क्लोरीन है, वो बनाता है सोडियम के साथ रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट, ठीक है, इसी वजह से इन्हें हेलोजेंस कहा जाता है। मैं ग्रुप 1 वालों की बात कर रही थी, बहुत रिएक्टिव होते हैं, क्यों? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, और दूसरी बात, इनके पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जिसे ये लॉस कर देते हैं, तो इन्हें अल्कली मेटल्स कहा जाता है। जबकि ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, ये तो इनके नाम हो गए, हेलोजेंस भी नाम पता चल गया। एक और चीज, जो लास्ट ग्रुप होता है ना, लास्ट में 18 ग्रुप, उसे जीरो ग्रुप भी कहा जाता है, या फिर उसे नोबेल गैसेस का ग्रुप भी कहा जाता है। इस ग्रुप में सारी गैसेस होती हैं, और इनको नोबेल नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये बहुत अनरिएक्टिव होती हैं, ये किसी के साथ रिएक्शन करके मॉलिक्यूल तक नहीं बनाती, ठीक है। क्यों नहीं बनाती? इसकी वजह यह है कि ये गैसेस होती हैं, इनका ऑक्टेट पूरा होता है, इनका जो वैलेंस शेल होता है उसमें 8 या फिर 18 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं, जिसकी वजह से ये किसी से रिएक्ट ही नहीं करते, अकेले ही घूमते रहते हैं। इसी वजह से इन्हें नोबेल गैसेस कहा जाता है। ये अनरिएक्टिव क्यों है ये पता चल गया ना, ठीक है। अच्छा भाई, अब आ जाती हैं एलिमेंट्स की 3 टाइप्स। पीरियोडिक टेबल में ही हम देखते हैं 3 टाइप्स के एलिमेंट्स हमें मिले, एक है मेटल्स, एक है नॉन मेटल्स, और एक है मेटलॉइड्स, ठीक है। मेटल्स की कुछ खासियतें ये है कि मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं, है ना। कंडक्टर्स ऐसी चीजें होती हैं जिनके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक आयरन की रॉड उठाई है, अगर मैं उसको एक साइड से हीट कर रही हूँ, थोड़ी देर बाद मैंने जहाँ से वो रॉड पकड़ी हुई है वो जगह भी गर्म हो जाएगी, क्यों? क्योंकि हीट उससे पास हुई है ना। वायर्स की बात की जाए, वायर्स के अंदर एक साइड से मैं अगर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करूं, तो दूसरी साइड से भी वो पास हो जाएगी, और दूसरी जगह मैं बल्ब कनेक्ट करूं तो वो बल्ब जल जाएगा, है ना। तो ये कंडक्टर्स होते हैं। नॉन कंडक्टर्स नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वुड हो गई, है ना, वुड एक नॉन कंडक्टर है। या फिर जो कंडक्टर नहीं होते उन्हें इंसुलेटर्स भी कहा जाता है, ठीक है। चलो, ये हो गई। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनके पास मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज हो और नॉन मेटल्स की भी, मतलब वो बीच की कैटेगरी में आ जाते हैं। वो थोड़ी थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, थोड़ी नहीं करते, इसलिए उन्हें मेटलॉइड्स कहा जाता है, ठीक है। हमारे पीरियोडिक टेबल में कुछ ही मेटलॉइड्स होंगे, शायद 7 या 8 ही एलिमेंट्स होंगे जो मेटलॉइड्स हैं, बाकी सारे ज्यादातर मेटल्स ही हैं, ठीक है। और कुछ फिर नॉन मेटल्स भी हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स में सारी गैसेस आ जाती हैं, ठीक है, ये भी याद रखें। अच्छा, मेटल्स की ये भी खासियत होगी कि कोई मेटल देखेंगे ना वो थोड़ा चमकदार भी दिखेगा, उसमें शाइनिंग भी होगी। नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं और उनमें इतनी चमक और शाइन हमें नहीं दिखती, ठीक है। तो ये सारी कुछ प्रॉपर्टीज थी एलिमेंट्स की ही प्रॉपर्टीज को आगे भी थोड़ा हम डिस्कस करेंगे।
तो कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, उनकी मैं आपको प्रॉपर्टीज बतानी हूँ, उन्हें आप नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आ जाती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हमें पता है हमारा जो सन है वो भी 99% हाइड्रोजन गैस का ही बना हुआ है, ठीक है। तो हाइड्रोजन को लाइटेस्ट इस एलिमेंट कहा जाता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाती है हीलियम गैस। हीलियम गैस जो है वो एक इनर्ट गैस है, इनर्ट मतलब नोबल गैस, ठीक है। इसका ऑक्टेट रूल पूरा होता है या फिर इसका डुप्लेट रूल पूरा होता है, ऐसे को डुप्लेट रूल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं लास्ट चेन में, ठीक है। अच्छा, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, ठीक है। हीलियम गैस जो है बलून्स के अंदर यूज की जाती है ज्यादातर ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, और ऑक्सीजन गैस का यूज आपको पता होगा, ऑक्सीजन किस लिए यूज होती है, रिस्पायरेशन के लिए, ठीक है, हमें सांस लेने के लिए यूज होती है। और कंबशन रिएक्शन मैंने आपको बहुत पहले पढ़ाया था, शायद 2 लेक्चर्स पहले। कंबशन रिएक्शन जो होता है ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीजन की वजह से ब्रेक डाउन होती है चीजों की, ठीक है, और हीट प्रोड्यूस होती है उसमें। अच्छा, कार्बन। कार्बन एक एलिमेंट है जो कि लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अर्थ के ऊपर जितने भी लाइफ की जो लिविंग थिंग्स हैं उन सब में कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि कार्बन ही है जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स बनाता है ना। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बैकबोन है वो भी कार्बन है, ये भी नोट डाउन करें, आप नोट्स बनाते जाएं इसके, ठीक है। अच्छा भाई, नाइट्रोजन गैस 78% हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें नाइट्रोजन गैस ही तो है, ठीक है। और नाइट्रोजन ज्यादातर तो इनर्ट गैस ही है नॉर्मल कंडीशन पे, लेकिन बहुत सारे दूसरे यूजफुल कंपाउंड्स नाइट्रोजन से ही बनते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स। प्रोटीन्स बने हैं अमाइनो एसिड्स के। अमाइनो एसिड में अमाइनो ग्रुप होता है NH3, और NH3 किसका बना है, वो है अमोनिया गैस। किसकी बनी है, नाइट्रोजन की, ठीक है। अच्छा, गोल्ड, जिसका लैटिन नेम ऑरम है, इसका सिंबल AU है, ठीक है, आपको याद करने थे। अच्छा, गोल्ड जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मेटल है, क्यों, क्योंकि इससे ज्वेलरीज बनाई जाती हैं, ये बहुत कॉस्टली भी होता है और इसमें शाइन भी बहुत होती है, ठीक है। सिल्वर भी इसी तरह से है। गोल्ड जो है ना बहुत इतना हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट भी होता है गोल्ड जो मेटल है ना, उसके आराम से हम शेप्स में मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग शेप्स की हमें ज्वेलरी मिल सकती है, ठीक है। आयरन। आयरन एक ऐसा मेटल है जो बहुत स्ट्रॉन्ग भी है, उसको कंस्ट्रक्शन में भी यूज किया जाता है, और बहुत सारी चीजों में आयरन मेटल का यूज किया जाता है, ठीक है। आपको पता होगा हमारे जो हीमोग्लोबिन है रेड ब्लड सेल में, हीमोग्लोबिन के अंदर भी आयरन मौजूद होता है। आयरन की ही वजह से ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन कैरी करता है और फिर बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। आयरन का जो लैटिन नेम है वो फीरम है, और उसका सैंपल क्या है, Fe, ठीक है। इसके बाद आ जाती है नियोन गैस, जो 10th नंबर पे है एटॉमिक नंबर इसका, ठीक है। नियोन गैस बहुत इनर्ट गैस है। नियोन साइंस होते हैं, मतलब के जो स्ट्रीट लाइट्स होती है ना, चलो शॉप्स की बात करें, कुछ शॉप्स होती है ना जिनके नाम जो ऐसे लिखे होते हैं वो रात के टाइम ग्लो करते हैं ना, तो वो नियोन गैस उसमें यूज की जाती है, तो इन्हें नियोन लाइट्स कहा जाता है ठीक है। अच्छा, इसके बाद है सोडियम। सोडियम मेटल जो है पहले ही ग्रुप में आ जाता है, ठीक है। इसको अल्कली मेटल्स भी कहा जाता है, और ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, मैंने बोला क्यों, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इनकी वैलेंसी ही 1 होती है, ठीक है। ये बहुत रिएक्टिव है, और ये सॉल्ट, टेबल सॉल्ट बनाने में यूज होता है, ठीक है। अगर हम अल्कली मेटल्स का रिएक्शन वाटर के साथ कराएं तो एक्सप्लोजन होता है। इसी वजह से कहते हैं कि सोडियम को मॉइस्चर के साथ में नहीं रखो, सोडियम मेटल को, ठीक है, ढक कर रखा जाता है अलग से। अगर ये हवा के अंदर भी वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करे तो एक्सप्लोड हो सकता है। ये क्लोरीन गैस है। इसके बाद क्लोरीन गैस जो है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक गैस है, ठीक है, हार्मफुल है हमारे लिए, हमारी स्किन के लिए भी और रेस्पिरेशन के लिए भी, ठीक है। क्लोरीन जो है वैसे तो दवाइयों में भी यूज होती है, और जर्म्स को मारने के लिए, चोट लग जाए तो डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज होती है, ठीक है। और अगर पानी है उसको साफ करने के लिए भी क्लोरीन गैस बहुत ज्यादा यूज की जाती है, ठीक है। तो ये क्लोरीन के कुछ यूजेस थे, ठीक है। पोटेशियम। पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव अल्कली मेटल है, ठीक है, और ये फर्टिलाइजर्स में यूज किया जाता है, खादों में, ठीक है। तो अक्सर आपने देखा होगा जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनमें NPK, ये वैल्यू जो है पूछी जाती है, इसकी NPK की वैल्यू क्या है। NPK का मतलब होता है नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, सही है। तो पोटेशियम प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैल्शियम आ जाता है इसके बाद। कैल्शियम एक अल्केलाइन अर्थ मेटल है, ये 2A ग्रुप का होता है, ठीक है। और कैल्शियम आपको पता है आपकी हड्डियों के अंदर होता है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे अंदर। अगर हमारे अंदर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हमारी बोन्स क्या हो जाएंगी, डिफॉर्म होने शुरू हो जाएंगी, कमजोर होने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह हमारे टीथ भी, ठीक है। सल्फर। सल्फर आपको मैंने पहले भी शायद सल्फर का यूज बताया था।
सल्फर एक नॉन मेटल है, ठीक है, और सल्फर जो है सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने में भी काम आता है और बहुत सारी दूसरी चीजें भी, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, H2SO4, ठीक है। इसके बाद है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी अल्कलाइन अर्थ मेटल ही है, 2A ग्रुप में आता है, ठीक है। और बहुत से अलॉयज जो है उनमें मैग्नीशियम यूज होता है, ठीक है। अलॉयज क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, ठीक है, मेटल्स को ही मिक्स किया जाता है आपस में और एक नया मिक्सचर ऑफ मेटल बनाया जाता है, इसी को अलॉय कहते हैं, ठीक है। तो ये अलॉयज में यूज होता है कौन, मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये कुछ यूजेस थे एलिमेंट्स के ही, ठीक है। और यूजेस आप देख लीजिएगा, फॉर एग्जांपल टंगस्टन होता है, टंगस्टन जो है बल्ब के अंदर यूज होता है, हमारी बल्ब की जो वायर होती है उसमें टंगस्टन होता है, सही है। मर्क्यूरी एक एलिमेंट है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है और वो मेटल भी है, वो किसमें यूज होता है भाई, वो थर्मामीटर में यूज होता है, सही है। इसी तरह और भी बहुत से एलिमेंट्स हैं, टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। हर किसी का तो आपको नहीं बताऊंगी ना, लेकिन आप खुद भी थोड़ा सा देख सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट किस लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे, बाकी आप खुद सर्च कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, उन्हें याद करें एलिमेंट्स को। और मैंने आपको ये भी बताया था एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर भी याद होने चाहिए हमको, उनका एटॉमिक मास भी याद होना चाहिए। शुरू के 20 को तो पक्का ही याद कर लें आप। तो पीरियोडिक टेबल मैंने देखें, पीरियोडिक टेबल को पढ़ें, ठीक है। और इसको जितना ज़्यादा अच्छा पढ़ेंगे और रोज़ पढ़ेंगे तो आपको उतना अच्छा याद होगा, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, इसको नोट डाउन करें, इसमें जो समझ नहीं आया वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट।